सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है दोस्तों। और ये 35% स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है दोस्तों। भावनगर डिवीज़न में हुआ है। और ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे का पेपर है दोस्तों, जो 13 दिसंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था दोस्तों। फिर से वही है, 110 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 मार्क्स को दिया जाएगा। 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं आपको, जिसमें 100 इस्टेब्लिशमेंट का है और 10 आपका राजभाषा से रहेगा दोस्तों। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वेयर इज द ऑफिस ऑफ रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, यानी जो हमारा रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है उसका कार्यालय कहाँ है। तो उसका आंसर दोस्तों पहले का डी, यानी जो पहला आंसर होगा उसका आंसर होगा दोस्तों डी। कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट, यानी कैट का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 2 का आंसर होगा वो होगा डी। ये जो डी है दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ZRTI का मतलब क्या है, यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जो प्रश्न संख्या हमारा 3 है उसका आंसर होगा दोस्तों ए, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, UDIP स्टैंड्स फॉर, यानी UDIP का जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों उसका होगा यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन। दोस्तों इसका आंसर होगा, जो प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है उसका आंसर होगा ए। एक और होता है UDIT, इसमें 2 नए फीचर, पी से दोस्तों प्रमोशन है और टी से ट्रांसफ़र है। दोनों फॉर्म आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन अ सेक्सुअल विन द सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी इज मैंडेटरी, यानी यौन उत्पीड़न समिति में महिलाओं का भागीदारी कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न का जो आंसर दोस्तों वो मिनिमम 50% होना चाहिए, यानी प्रश्न संख्या जो 5 है उसका आंसर होगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न दोस्तों 6। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, RDSO इज लोकेटेड एट। तो RDSO दोस्तों कहाँ स्थित है। तो RDSO दोस्तों लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 का होगा आंसर डी। RDSO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या जो 6 का आंसर होगा डी, ये लखनऊ में है और इसका फुल फॉर्म रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 7 है, यानी वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ NCR, यानी NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इलाहाबाद, यानी प्रश्न संख्या जो 7 है उसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा वैसा ही ये प्रश्न आ गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO। RDSO दोस्तों हमारा लखनऊ में है और इसका जो पूरा नाम है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा 8 है, इसका आंसर होगा बी, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम रेलवे में कितने डिवीज़न हैं। तो दोस्तों पश्चिम रेलवे में कुल 6 डिवीज़न है। पहला है दोस्तों हमारा मुंबई, दूसरा है दोस्तों अहमदाबाद,
तीसरा है दोस्तों जो अभी यहाँ का पेपर हुआ है भावनगर, चौथा है आपका दोस्तों रतलाम, और पांचवा आपका दोस्तों है वडोदरा, और छठा है दोस्तों आपका राजकोट। ये 6 डिवीज़न आपके वेस्टर्न रेलवे में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ECOR यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 10 है उसका आंसर होगा दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या जो 10 है उसका आंसर होगा भुवनेश्वर में है। यानी ECOR का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी SECR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिलासपुर। प्रश्न संख्या जो 11 का आंसर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, द DO स्टैंड्स फॉर विच इज बीइंग यूज्ड इन करस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार में DO का अर्थ क्या है? तो इसका जो होगा दोस्तों उसका आंसर होगा डेमी ऑफिशियल, यानी प्रश्न संख्या जो 12 का आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, CGEGIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा होगा, सिस्टम नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी प्रश्न संख्या जो 13 है उसका आंसर होगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। प्रश्न संख्या जो हमारा 14 देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC? IREC में दोस्तों का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे इंक्वायरी नहीं होता है, काउंसिल नहीं होता है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड होता है दोस्तों। एक और आता है IREM के बारे में पूछता है, तो ये दोनों सेम रहता है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ सी रहेगा तो कोड, एम रहेगा तो दोस्तों मैनुअल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 को, किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं होती है? दोस्तों जो ग्रुप बी होता है वो 100% आपका प्रमोशनल कोटा होता है, यानी प्रश्न संख्या जो 15 है उसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेजेंट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CRB कौन है? दोस्तों प्रश्न संख्या जो 16 है उसका आंसर होगा ए। कौन है दोस्तों? सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का कितना % होता है? दोस्तों स्टाफ नर्स में दोस्तों वो 100% DR कोटा होता है, यानी 17 का आंसर होगा दोस्तों ए। प्रश्न संख्या जो हमारा 18 है दोस्तों, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन ऑफ टू OBC कैंडिडेट्स इन DR, यानी DR में OBC DR कोटा यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में OBC उम्मीदवारों को छूट में आयु क्या है? तो OBC को दोस्तों 3 वर्ष की आयु की छूट दी जाती है OBC को, और 5 वर्ष दोस्तों SC और ST कैंडिडेट्स को दी जाती है। और दोस्तों एक और एज रिलैक्सेशन होता है जो PWBD यानी फिजिकली हैंडीकेप पर्सन को दोस्तों 10 वर्षों का दिया जाता है। अगर वो किसी कैटेगरी से है तो वो कैटेगरी के साथ उसका जुड़ जाता है, यानी टोटल अगर SC का होगा तो उसको 15 वर्ष दिए जाएंगे, अगर OBC का होगा तो उसको दोस्तों 13 वर्ष दिए जाएंगे। और जो हमारा एक्स सर्विसमैन होता है दोस्तों, तो रेंडर्ड सर्विस ईयर प्लस 3 वर्ष का दिया जाता है। और दोस्तों जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो 40 एज तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो हमारा दोस्तों जो प्रश्न संख्या 19 कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों कि हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर लेवल 1, यानी लेवल 1 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है?
तो इसका दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ए, जूनियर स्केल। जूनियर स्केल दोस्तों लेवल 1 के लिए होता है और सीनियर स्केल लेवल 2 to 5 के लिए होता है। जेजी दोस्तों लेवल 6 का अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है और एसएजी लेवल 7 का अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। अब ये जूनियर स्केल और सीनियर स्केल का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है दोस्तों, वो होता है आपका जीएम। यानी जूनियर स्केल और सीनियर स्केल का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वो होगा जीएम, और जेजी और एसएजी यानी जेजी से ऊपर लेवल के जो अधिकारी होंगे उनके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे वो होंगे रेलवे बोर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 20 पर। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रीअपॉइंट अ रेलवे सर्वेंट आफ्टर रेजिग्नेशन इन ग्रुप सी कैटेगरी? दोस्तों ये डीआरएम होते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों कि व्हाट इज द व्हाट इज द वैकेंसीज फील्ड अप फ्रॉम इनिशियल ग्रेड लेवल 1 फ्रॉम ट्रैक मेंटेनर्स खलासी टू वर्कशॉप अगेंस्ट इनटेक कोटा। यानी दोस्तों जो इनटेक कोटा होता है उसमें आपका इनटेक कोटा होता है ट्रैक मेंटेनर खलासी वर्कशॉप में स्थानांतरण पर प्रारंभिक ग्रेड स्तर 1 से भरे गए इन रिक्तियों का प्रतिशत कहता है। तो इसका आंसर होगा 10% ये होता है। प्रश्न संख्या जो 21 का आंसर होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी? दोस्तों ये 10th पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मच परसेंटेज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी इन प्रमोशन कोटा? यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी का फुल फॉर्म होता है। तो इसके लिए दोस्तों इसका आंसर होगा 4%। इसका आंसर होगा दोस्तों 4%, यानी क्वेश्चन संख्या 23 का आंसर होगा दोस्तों बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 24 को देखते हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल टू? दोस्तों दो टाइप से रिजर्वेशन रोस्टर काम करता है, एक इसे कहते हैं वर्टिकल और ये होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता है, जो वर्टिकल होता है वो कम्युनिटी बेस्ड। जैसे मान लीजिए यूआर ओबीसी, एससी और एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस, ऐसे ऐसे होता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल। और ये जो होता है जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन होगा वो यूआर का भी हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है। जो एक्स आर्मी कैंडिडेट होगा वो इन चारों कैटेगरी से हो सकता है। जो आपका कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो होता है दोस्तों उसको भी परसेंटेज दिया जाता है, तो वो भी अगर होता है तो ये इन हो। लेकिन अगर प्रमोशन की बात, ये सारे डायरेक्ट कोटे में आते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बात आएगी तो प्रमोशन में दोस्तों आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलता है वो दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है, वो आपका 4% होता है दोस्तों। और रोस्टर क्वेश्चन, फर्स्ट EWS point comes at numbers on the 200 पोस्ट बेस्ड रोस्टर। 200 पोस्ट बेस्ड रोस्टर मतलब होता है दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन उसको संख्या के हिसाब से देना। यानी जैसे कि अगर किसी EWS का रिजर्वेशन परसेंटेज कितना है 10%, तो 200 जो पॉइंट होगा तो उसकी जो संख्या होगी सीटों की 20 होगी। तो उसमें कहाँ कहाँ किस नंबर पर किसको दिया जाएगा वो बताया जाता है दोस्तों। यानी जो हमारा प्रश्न होगा जैसे है कि EWS पॉइंट्स कम्स एट विच नंबर इन द 200 पोस्ट रोस्टर बेस्ड, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 10वां पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज स्टिपुलेटेड इन द आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की धारा में उचित अवसरों की अवधारणा निर्धारित की गई है, तो आर्टिकल
311 यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 26 है उसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CIRM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल कंट्रोल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, एक मिनट, कंट्रोल नहीं होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, यानी जो प्रश्न के 27 है उसका आंसर होगा बी, बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? वेन वॉज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड, यानी रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों 1905 में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर होगा सी। ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट वॉज द रेलवे बोर्ड रिकंस्टिट्यूटेड? तो दोस्तों सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के आधार पर ये हुआ था। जो देवराय कमेटी था दोस्तों उसमें जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री करना और रेलवे जो रेलवे को मतलब नई जो भी कमियां थी प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री और सुधारों में वो देवराय कमेटी के लिए थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, इन केस ऑफ डेथ आफ्टर सुपरवेन्युएशन इज CGA ग्रांटेड? तो नो। ये प्रश्न संख्या जो हमारा 30 है उसका आंसर होगा ए, नहीं दिया जाता है, क्योंकि सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु होती है इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी या डाई इन हार्नेस, तो उस कंडीशन में आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपकी फैमिलीज को CGA यानी कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट दिया जाता है। प्रश्न संख्या जो हमारा 31 है, व्हाट इज द एनुअल कोटा ऑफ डिवीजन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 2 अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा? दोस्तों ये क्वेश्चन उलझा दिया है। स्काउट एवं गाइड्स के विरुद्ध लेवल 2 में भर्ती के लिए डिवीजन का यूनिट वार्षिक कोटा क्या है? दोस्तों डिवीजन का जो यूनिक वार्षिक कोटा है वो होता है 2, लेकिन किस ग्रेड में? जो लेवल 1 के लिए है, और लेवल 2 के लिए दोस्तों जोन पर होता है। यानी ये प्रश्न को आप क्लेम कर सकते हैं कि डिवीज़न का यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था जोन का। अगर डिवीज़न की बात कर रहा है तो यहाँ पूछता लेवल 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा है 32, who is competent authority to approve CGA in ministerial cadre? तो CGA जो मिनिस्ट्रियल कैडर करता है वो दोस्तों CGA कंपोजिशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट वो GM करते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 32 होगा उसका आंसर होगा बी। हाउ मच मार्क्स इज प्रेस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट ऑन CGA फॉर ग्रुप C कैटेगरी इन वेस्टर्न रेलवे? दोस्तों वेस्टर्न रेलवे क्या कहीं जो मास्टर सर्कुलर हमारा 16 कहता है CGA के लिए, वो 50% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 33 है उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रेड A कैटेगरी? तो दोस्तों जो DR कोटा ग्रुप A के लिए होता है वो होता है दोस्तों 50%। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 34 होगा उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट? दोस्तों इसके लिए कोई टाइम लिमिट होने की आवश्यकता नहीं है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए दोस्तों आपका 5 इयर्स होना मैंडेटरी है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, कोई सीमा अनिवार्य नहीं है। प्रश्न संख्या जो हमारा 36 है दोस्तों, हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 6? यानी लेवल 6 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो लेवल 6 के लिए दोस्तों होते हैं JAG,
और सीनियर स्केल लेवल 2 से लेवल 5 तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। एसएजी दोस्तों लेवल 7 के लिए होते हैं और जेएजी के लिए रेलवे बोर्ड होता है। सीनियर स्केल जूनियर स्केल के लिए दोस्तों जीएम होते हैं। एसएजी के लिए भी जेएजी से ऊपर के लिए रेलवे बोर्ड होता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो दोस्तों 1 फरवरी 2019 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी प्रश्न संख्या जो 37 है उसका आंसर होगा ए। व्हाट इज द रिजर्वेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ईडब्ल्यूएस इन डीआर कोटा, दोस्तों ये 10% होता है। What is the medical category prescribed for loco pilot in railway, तो इसके लिए होता है दोस्तों A1, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 39 का आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज मेडिकल क्लासिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन रेलवे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों C2। मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो मेडिकल क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों वो होता है C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन प्रिविलेज पास, तो दोस्तों ये मैक्सिमम 5 होता है, यानी 41 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कैन विडो मदर अलाउड टू बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, क्या विधवा माँ को सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है, यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 42 होगा उसका आंसर होगा बी, हाँ दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैन डाइवोर्स्ड विडो डाउटर इज अलाउड एज डिपेंडेंट इन पास, क्या तलाकशुदा विधवा बेटी को आश्रित के रूप में अनुमति दी जा सकती है, तो दी जा सकती है, यानी प्रश्न संख्या जो 43 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम सेट्स ऑफ पासेज इज एडमिसेबल इन ईयर टू गेजेटेड ऑफिसर, तो जो गेजेटेड ऑफिसर को 6 मिलता है एक साल में पहले दिन के ज्वाइनिंग से ही, लेकिन जो रेलवे कर्मचारी होता है हमारा जब वो 5 साल के बाद उसे 5 वर्ष के बाद उसे 3 सेट दिया जाता है और 1 से 5 वर्ष के भीतर उसको 1 सेट पास दिया जाता है। और पीटीओ की संख्या जो होती है दोस्तों वो 4 होती है, वो सबको बराबर मिलती है इंटाइटलमेंट के अनुसार। तो हम लोग इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरएम इज एंटाइटल फॉर विच मेटल पास, तो दोस्तों जो मेटल पास उनको दिया जाता है वो होता है सिल्वर मेडल। दोस्तों जो लेवल 13 तक होते हैं अधिकारी उनको ब्रोंज दिया जाता है, माने 13 से नीचे 13 या 13 से नीचे जो 14 और 15 के अधिकारी होते हैं उन्हें सिल्वर पास दिया जाता है और गोल्ड पास दोस्तों 16 लेवल के अधिकारी यानी जीएम सीआरबी इन लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर ही परफॉर्म ड्यूटी मोर देन 8 आवर्स इज कॉल्ड लॉन्ग गन, यानी लॉन्ग गन होता है दोस्तों एक होता है शॉर्ट ऑफ। तो शॉर्ट ऑफ होता है दोस्तों अगर उनका वर्क मतलब डेली वर्क के बाद जो मिनिमम रेस्ट पीरियड होता है वो शॉर्ट ऑफ, यानी अगर इंटेंसिव कैटेगरी में अगर 12 घंटे से कम रेस्ट देते हैं किसी कर्मचारी को तो वो शॉर्ट ऑफ होता है। और लॉन्ग ऑन होता है दोस्तों किसी भी कर्मचारी को उसके वर्किंग आवर जो प्रिस्क्राइब है उससे अगर आप 2 घंटे अधिक ड्यूटी कराते हैं तो वो लॉन्ग ऑन होता है, यानी जो इंटेंसिव होता है उसका डेली वर्क आवर 6 घंटा है, अगर उसको 8 घंटे तक कराते हैं तो वो लॉन्ग ऑन होता है। कंटिन्यूअस में 8 घंटे उसकी ड्यूटी होती है, लेकिन अगर 10 घंटे तक कराएंगे तो वो लॉन्ग ऑन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47, आरएलसी का मतलब क्या है, तो होता है रीजनल लेबर कमिश्नर, आरएलसी का फुल फॉर्म होता है। जब आप क्लासिफिकेशन होता है जैसे कंटिन्यूअस हो गया, इंटेंसिव हो गया, आपका
ईआई हो गया, इसेंशियल इंटरमीडिएट, एक्सक्लूडेड। तो अगर जब ये क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन करने का अथॉरिटी दोस्तों पीसीपीओ को पावर एट्रीब्यूटेड है। तो अगर क्लासिफिकेशन से आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ है, ये मतलब सही नहीं है, तो आरएलसी को आप लोग 90 डेज के भीतर में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आरएलसी का ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 48। द डॉक्यूमेंट्स विच शोज द वर्किंग आवर्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारी के कार्य समय को दर्शाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं हम लोग? रोस्टर। यानी 48 का आंसर होगा सी। मस्टर रोल होता है दोस्तों, वो हमारा अटेंडेंस सीट होता है दोस्तों, जिसमें एब्सेंट और प्रेजेंट की बातें, कौन कितना दिन ड्यूटी किया, आपका लीव कितना था, अपना वीकली आवर्स क्या था। पे स्लिप दोस्तों हमारा पेमेंट का डिटेल्स होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों कि शॉर्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन टू रोस्टर ड्यूटीज ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन, यानी सतत वर्गीकरण के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को दो रोस्टर के बीच की विश्राम अवधि को शॉर्ट ऑफ कहा जाता है। वो तो कितना होगा? तो दोस्तों कंटिन्यूअस का जो वर्किंग आवर हो 8 आवर्स है। अगर उसे 10 घंटे से कम रेस्ट दिया गया तो वो शॉर्ट ऑफ होता है। इंटेंसिव के केस में दोस्तों उसे 12 घंटे से कम का रेस्ट देने पर शॉर्ट ऑफ होता है। और ईआई यानी इसेंशियल इंटरमीडिएट कैटेगरी में 8 घंटे से कम रेस्ट देने पर होता है। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या है 49 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 10 आवर्स। किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक परमिटेड इन स्प्लिट शिफ्ट इज, यानी स्प्लिट शिफ्ट में अनुमत अधिकतम संख्या ब्रेक है। तो दोस्तों मैक्सिमम ये 2 ब्रेक हो सकते हैं और 3 शिफ्ट हो सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 50 होगा उसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इफ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, 7 आवर ऑफ ड्यूटी इज ट्रीटेड एज 8 आवर ऑफ नॉर्मल ड्यूटी। तो हमारा जो प्रश्न है कि निवास स्थान से यदि कार्यस्थल कितने किलोमीटर की दूरी पर है तो 7 घंटे की शिफ्ट को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी माना जाएगा। दोस्तों 1.6 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अगर आपका रेसिडेंस है, निवास स्थान है, तो वो 7 घंटे की ड्यूटी को कंटिन्यूअस में 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु सस्टेन्ड अटेंशन मीन्स HOER, यानी सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब होता है दोस्तों मेंटल अफोर्ट। यानी प्रश्न संख्या जो 52 का आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर टू डिक्लेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज इंटेंसिव और ईआई, यानी रेलवे कर्मचारी के रोजगार को गहन या ईआई के रूप में घोषित करने की शक्ति किसे है? तो ये पीएचओडी के पास होता है, जिसे पीसीपीओ कहा जाता है। उस लेवल के अधिकारी होते हैं। 53 का जो आंसर होगा हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्ट जो होता है दोस्तों वो पीसीपीओ होता है। जो पीएचओडी लेवल के अधिकारी होते हैं वो हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। जो प्रश्न संख्या जो हमारा 53 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है दोस्तों, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू स्पेसिफाई अ रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। तो दोस्तों ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यानी प्रश्न संख्या जो 54 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस, एसेंशियल इंटरमीडिएट और इंटेंसिव।
तो दोस्तों फैक्चुअल जॉब एनालिसिस होता है वो कंटिन्यूअस 72 आवर्स तक चलता है और ये पावर पीसीपीओ को एट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा ए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए, फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस इफ द पीरियड ऑफ एक्शन इज मोर देन हाउ मेनी आवर्स इन एवरेज शिफ्ट ऑफ 12 आवर। यानी रेलवे कर्मचारी को रोजगार कंटिन्यूअस रोजगार निरंतर के रूप में वर्णित किए थे यदि कार्य की अवधि औसतन 12 घंटे की शिफ्ट में कितना से अधिक है। वेट, इफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस इफ द पीरियड ऑफ एक्शन इज मोर देन हाउ मेनी आवर्स इन एवरेज शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 52 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, प्रश्न क्या आ गया, इसका आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या, द रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड इन ईआई क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड रेलवे क्वार्टर इज मोर देन हाउ मेनी, यानी 500 मीटर्स यानी हाफ किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क हैव टू परफॉर्म हाउ मेनी आवर्स ऑफ ड्यूटी इन अ वीक। तो दोस्तों अगर 500 मीटर से अधिक है तो एक टर्म आता है रोड साइड, एक आता है नॉन रोड। इसका आंसर होगा दोस्तों 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टाफ इज बाई वीकली। यानी कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत जो द्विसाप्ताहिक है वो किसके लिए वो होता है दोस्तों इंटेंसिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 30 यानी 59 कह रहा है दोस्तों कि वीकली रेस्ट ऑफ लेस देन हाउ मेनी कंसेक्यूटिव आवर इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हु इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। तो दोस्तों इंटेंसिव और कंटिन्यूअस दोनों के केस में वीकली आवर 30 आवर्स दिया जाता है और ईआई के केस में दोस्तों उसे 24 आवर्स इन नाइट इंक्लूडेड दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ मशीनरी वर्किंग इन इंडियन रेलवेज टू मेंटेन कंटैक्ट विथ ऑर्गेनाइज्ड लेबर टू रिजॉल्व इशू एंड डिफरेंट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों रेलवे में कार्यरत मशीनरी का नाम संगठित श्रमिकों के साथ संपर्क बनाए रखने और श्रमिकों के प्रशासन के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए क्या है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 60 है उसका आंसर होगा सी, पीएनएम, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। पीएनएम इसके लिए प्रेम होता है दोस्तों, वो सबकी फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट होता है। एसबीएफ दोस्तों हमारा वो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 60 का आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट एक्सटेंट डिडक्शन आर परमिटेड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट इफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यदि सहकारी समितियों से संबंधित है तो वेतन भुगतान के अनुसार कर्मचारी के लिए कटौती की अनुमति क्या है। तो मैक्सिमम दोस्तों 75% तक जाता है। यदि कोऑपरेटिव नहीं रहता तो मैक्सिमम ये 50% तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट एक्ट वाज केम इनटू इफेक्ट। फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था। यानी जो हमारा प्रश्न संख्या जो है 62 इसका आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 1949 को दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 62 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्टिट्यूट ऑफ अ फैक्ट्री।
तो ये एग्जैक्ट ऑप्शन है। फैक्ट्री बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है? तो 10 होते हैं दोस्तों विथ एड ऑफ पावर, और 20 होते हैं दोस्तों विदाउट एड ऑफ पावर। यानी प्रश्न संख्या जो होगा 63, उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64। क्रेच फैसिलिटी इज मैंडेटरी। क्रेच फैसिलिटी इज मैंडेटरी इफ द फीमेल एम्प्लॉय एक्सीड्स हाउ मेनी। तो दोस्तों जो 64 का जो आंसर होगा वो होगा ए। अंडर सेक्शन 48 of the Factory Act, 30 women are minimum required for crèche facility। यानी अगर ये कह रहा है द फैक्ट्री की बात कह रहा है तो 30 होगा। अगर यही मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता दोस्तों तो ये होता 50। प्रश्न संख्या जो हमारा 64 होगा उसका आंसर होगा ए। नेम द लॉ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए कानूनी नाम बताइए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, यानी प्रश्न संख्या जो 65 का आंसर होगा वो होगा बी। ट्रेड यूनियन अधिनियम यानी ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू किया गया था? तो यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 66 है उसका आंसर होगा बी। 1 जून 1927 को दोस्तों ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हाउ मेनी पर्सन्स केम फ्रॉम एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर के लिए कितना पंजीकरण? तो 7। प्रश्न संख्या जो हमारा 67 है तो मिनिमम 7 जो ऑफिस बियरर मिल करके यानी पर्सन मिल करके ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके सब्सक्राइबर मिनिमम उस ऑर्गेनाइजेशन के 100 या 10% होना चाहिए, और वो दोस्तों पिछले 1 साल से वो मतलब कार्य करने में होना चाहिए उसका रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रूल रेगुलेशन फॉर रिट्रेंचमेंट वर्कर अंडर आईडी एक्ट। आईडी मतलब होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ले ऑफ जो है दोस्तों रिट्रेंचमेंट की बात की है, तो प्रश्न संख्या जो हमारा 68 का जो आंसर होगा वो होगा 25 का जो एफ है वो उसमें रिट्रेंचमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट में आपका 500 वर्कर होना चाहिए एक वेलफेयर इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन अभी जो रेलवे का एक नया गाइडलाइंस आया है दोस्तों, यार्ड स्टिक तय किया गया है, उसमें कहा गया है यानी प्रश्न संख्या जो 69 का आंसर होगा वो होगा बी। लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा बातें जैसे अपडेट्स बता रहे हैं कि अभी हेडक्वार्टर या प्रोडक्शन यूनिट में रेलवे में 200 कर्मचारियों पर एक वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए प्रपोजल रेलवे बोर्ड का है, और डिवीज़न या वर्कशॉप में दोस्तों 1000 स्टाफ पर एक आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर बनाने का योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 यानी व्हाट इज द वर्किंग आवर पर वीक अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसका आंसर होगा 48। प्रश्न संख्या जो 70 का आंसर होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों द ऑफिसर हु मेडिएट्स एंड प्रमोशन द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कॉल्ड।
तो दोस्तों होता है वो कंसिलेशन ऑफिसर होता है, यानी प्रश्न संख्या जो 71 है उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड हाउ मेनी डेज। तो दोस्तों ये 15 डेज होता है, यानी प्रश्न संख्या जो 72 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसेबल टू रेलवे सर्वेंट ऑन ट्रांसफर मोर देन 1000 किलोमीटर्स। मोर देन 1000 किलोमीटर दोस्तों 12 दिन, 15 दिन के लिए मोर देन 200 किलोमीटर होता है दोस्तों, और 10 दिन के लिए तो लेस देन 1000 किलोमीटर होता है उसके आधार पर, और 12 दिन के लिए दोस्तों मोर देन 1000 किलोमीटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव अप टू हाउ मेनी डेज। तो इसका आंसर होगा 180 डेज, यानी 74 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है दोस्तों एट व्हाट रेट HLP इज क्रेडिटेड पर मंथ। तो दोस्तों ये हमारा होता है 10 दिन कितने महीने में, 6 महीने में, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 75 का आंसर होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हमारा 76 है वो है हाउ मेनी LAP इज डेबिटेड फॉर 10 डेज अनऑथोराइज एब्सेंट। 10 दिनों के अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए कितने LAP डेबिट किए जाएंगे। तो 10 दिनों की जब बात आएगी दोस्तों तो एक महीने में आपका 2.5 किया जाता है, और ये बात 10 दिनों की है, तो 30 दिनों के लिए आपको 2.5 किया जा रहा है, तो 10 दिनों के लिए मिनिमम आपका जो 76 का जो आंसर होगा वो होगा मिनिमम 1 डे आपका किया ही जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, यानी 76 का आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्स कैडर पोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। तो दोस्तों एक्स कैडर पोस्ट के लिए 2 ईयर्स यानी 24 मंथ्स को काउंट किया जाता है। जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए दोस्तों 15 मंथ का होता है, और नॉन सिलेक्शन के लिए दोस्तों 12 मंथ का होता है नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए। और दोस्तों आपका जो ग्रुप बी प्रमोशन होता है वो 24 महीने प्लस 6 महीना एंटिसिपेटेड वैकेंसी यानी टोटल 30 मंथ्स यानी 2.5 वर्ष का काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफिसर। तो दोस्तों 3 होते हैं, वो JAG लेवल के अधिकारी होते हैं लेवल 6 पोस्ट के लिए। व्हाट इज द मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इन लोअर ग्रेड फॉर प्रमोशन इन सिलेक्शन ग्रुप सी सिलेक्शन। रेसिडेंसी पीरियड दोस्तों 2 साल की होनी चाहिए एक्चुअल टाइम ऑफ प्रमोशन के समय। मतलब अगर आपका 2 जनवरी 2026 को प्रमोशन हुआ है तो नेक्स्ट प्रमोशन आपका 2 जनवरी 2028 को होना चाहिए, तो 2 साल का ये काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेंचमार्क फॉर APR फॉर MSCP। तो दोस्तों ये वेरी गुड है। ये कब से है दोस्तों, आपका 2016 से हुआ है, यानी वेरी गुड पहले गुड था, अब 2016 में इसको जुलाई 2016 में इसको किया गया है। व्हाट इज द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बाय SPF। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 800। 15 सेक्टर में यानी 15 मदों में दिया जाता है 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 82।
हु इज द सेक्रेटरी ऑफ LSBF एट डिविजनल लेवल। सेक्रेटरी होगा दोस्तों वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो DRM के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर ये पूछता दोस्तों कि यहाँ पर चेयरमैन कौन होगा, तो वो होता दोस्तों सीनियर DPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी इज वायलेशन ऑफ विच कंडक्ट रूल। यानी इस जो प्रश्न का आंसर होगा, यानी 84 होगा, उसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि संथम कमिटी इज रिलेटेड टू। संथानम जो कमिटी था वो किससे संबंधित था? तो जो हमारा 85 का जो आंसर दोस्तों वो होगा कंडक्ट रूल से संबंधित है। इसी के आधार पर दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट में उस समय जो हमारा था कि करप्शन जो था वो CVC जो स्थापना हुई थी, इसी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। सेंट्रल विजिलेंस जो हमारा कमीशन है, इसी के आधार पर किया गया था। दोस्तों ये कंडक्ट रूल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86, रूल्स 3C ऑफ कंडक्ट रूल रिलेटेड टू। तो दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट टू वुमेन एट वर्क प्लेस था। ये दोस्तों विशाखा वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड था। ये दोस्तों 9 दिसंबर 2013 को इंडियन रेलवे में लागू हुआ था और ये अप्रैल 2013 में ये इनेक्टेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल एवं अचल संपत्ति का उल्लेख आचरण नियम के उपनियम किसके अंतर्गत उल्लेख है? तो दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन 18 है, इसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की चर्चा है। जो 15 है दोस्तों वो है हमारा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, और जो 13 है दोस्तों वो हमारा गिफ्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या जो हमारा 88 पर है। 88 का है दोस्तों, SF इज यूज टू अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर, विच SF? तो SF 7 है दोस्तों वो है IO के लिए है। SF 5 जो होता है दोस्तों वो होता है मेजर पेनाल्टी के लिए होता है दोस्तों, और SF 11 है दोस्तों वो होता है माइनर पेनल्टी के लिए होता है दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 88 होगा उसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डे फॉर अपील इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर D&R, तो हाउ मेनी डेज? तो 45 डेज। आपको जैसे ही कोई पेनाल्टी इम्पोज होता है तो उसके 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर क्लेम ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस विच SF इज यूज्ड अंडर D&R, यानी निर्वाह भत्ते के दावे के लिए D&R के तहत किस SF का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों SF जो हमारा 3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3, वो निर्वाह भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय खुद साइन करके उसको क्लेम करता है। SF 3 में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए होता है। यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा 90 है उसका आंसर होगा B। जो SF 2 होता है दोस्तों वो होता है डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन होता है दोस्तों जैसे आप 48 आवर्स से अधिक आप लॉकअप में रहते हैं तो डीम्ड सस्पेंशन ऑटोमेटिक इफेक्ट में आ जाता है दोस्तों। और जो हमारा SF जो 5 है दोस्तों वो हमारा होता है मेजर पेनाल्टी से। D&R रूल से कोई भी आपको समस्या है, या कंडक्ट रूल से, या फैक्ट्री एक्ट से, या आपका
ट्रेड यूनियन एक्ट से तो हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, एसबीएफ का भी डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपका आएगा जो डिटेल वीडियो जिसमें एमसीक्यू और डिटेल एनालिसिस होगी, वो होगा दोस्तों। आपको मैं बता दे रहा हूँ, सीजीएस से आएगा, काम चल रहा है। उसके बाद आएगा आपका मिनिमम वेजेस एक्ट का आएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का आएगा, और आएगा आपका दोस्तों एक और है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। आरटीआई का भी पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है दोस्तों, कंप्लीट डेफिनेशन के साथ है, एमसीक्यूज भी है, तो आप देखेंगे, इससे रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 90 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। SF3 के तहत हम लोग सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता को क्लेम करते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस हाउ मेनी परसेंटेज इफ सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 90 डेज। यदि निलंबन की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ा दी जाती है तो निर्वाह भत्ते में कितने की वृद्धि की जाएगी? तो दोस्तों वो 50% वृद्धि किया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कारण है तो 50% इंक्रीज किया जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ के कारण से होता है तो 50% डिक्रीज भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा इज पेएबल टू। दोस्तों जो रनिंग स्टाफ होते हैं, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 92 होगा उसका आंसर होगा बी। इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस। ये रनिंग स्टाफ के कैटेगरीज को आपको दिया जाता है। कब? जब अगर किसी भी कर्मचारी को 12 घंटे का रेस्ट पीरियड है और उसकी ड्यूटी उससे अगर कम 8 घंटे से कम दिया जाता है तो उससे दिया जाएगा। What level officer will be selection committee constitute for promotion for clerk in level 2? लेवल 2 में पदोन्नति के लिए कोटा चयन समिति किस अधिकारी स्तर के अधिकारी रहेंगे? तो 93 मतलब दोस्तों देखिए, जिस लेवल का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है होगा जिस पोस्ट का, उसी लेवल के अधिकारी आपके रहेंगे। अगर लेवल 1 का होता तो जूनियर स्केल होते, लेवल 2 से लेवल 5 तक रहता तो सीनियर स्केल रहेंगे, अगर लेवल 6 की रहता तो जेएजी होते, और लेवल 7 होता तो एसएजी रहते दोस्तों। ऐसे ये प्रोसीजर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। What appraisal are made by supervisors, peers, subordinates and clients is called? यानी वरिष्ठ कर्मियों, अधीनस्थों और ग्राहकों के लिए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? व्हाट अप्रेजल, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 94 है उसका आंसर होगा 360 डिग्री फीड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द, यानी 95 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिकेट्स, यानी जो कह रहा है कि मानव संसाधन सूचना प्रणाली का मतलब क्या है? 96 का जो कह रहा है आंसर दोस्तों वो होगा इंटीग्रेट कोर प्रोसेस इनटू स्ट्रीमलाइन सिस्टम, ठीक है। कोलैबोरेट कोर प्रोसेस इनटू स्ट्रीमलाइन सिस्टम, ठीक है। प्लान कोर प्रोसेसर इनटू स्ट्रीमलाइन सिस्टम, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या जो है 97, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण के समक्ष विवाद से संबंधित आवेदन करने की अवधि क्या होती है? दोस्तों ये होता है 1 वर्ष के भीतर आपको, जिस दिन से आपका कोई भी डिस्प्यूट या प्रमोशन को लेकर के या सीनियरिटी को लेकर के या इन सर्विस किसी भी प्रकार की अगर आपकी विवाद है तो आप 1 वर्ष के भीतर आप जा सकते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन द कैट, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 98 होगा उसका आंसर होगा सी 55 ईयर्स, और जो चेयरमैन होता है उसका दोस्तों होता है 68 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन टीए बियॉन्ड 60 डेज, यानी
60 दिन, देखिए जब भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करना होता है वो 60 डेज के अंदर क्लेम करना होता है, लेकिन इससे अगर अधिक होगा तो उसके कौन अप्रूव करेगा? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 99 है उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 99 है, अगर कह रहा है कि अगर 60 दिनों के अंदर नहीं आप क्लेम करते हैं तो यानी RB 44/2018 के तहत अगर 60 दिनों के भीतर क्लेम नहीं करते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये फॉरफिटेड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन। प्लान हेड 51 इज रिलेटेड टू, तो 51 दोस्तों ये रिलेटेड है स्टाफ वेलफेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेन, राजभाषा का आ गया, वेन वाज द रिजोल्यूशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया? यानी दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 101 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 18/1/1968, यानी प्रश्न संख्या 101 का आंसर होगा ए। वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, यानी राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 में, यानी प्रश्न संख्या 102 का आंसर होगा बी। इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ लेटर, यानी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जो 4 भाषाएं हैं दोस्तों ये 2003 में, यानी एग्जैक्ट डेट था इसका दोस्तों 8 जनवरी 2004 को ये किया गया था, यानी प्रश्न संख्या जो 3 का आंसर है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक अफेक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुई थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 104 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 26 जनवरी 1965 को। अगला प्रश्न है दोस्तों into how many regions Indian states have been classified according to official language rule, दोस्तों ये 3, यानी प्रश्न संख्या 105 का आंसर होगा ए, 3 लैंग्वेज, 3 क्षेत्र क्या होता है ए, बी, सी या क, ख और ग क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हमारा 106 है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एक्ट पास, तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास हुआ था? तो प्रश्न संख्या जो हमारा 106 है उसका आंसर होगा दोस्तों बी, 10 मई 1963 को, 106 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अमेंडेड, राजभाषा नियमों में संशोधन कब किया गया था? तो संशोधन दोस्तों नियम में 1987 में दोस्तों किया गया था। व्हेन वाज हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो दोस्तों ये होगा 14, यानी प्रश्न संख्या 108 का आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार आइसलैंड फॉल अंडर विच रीजन, तो दोस्तों ये ए में आते हैं, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 109 का आंसर होगा वो होगा बी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा का प्रावधान है? यानी प्रश्न संख्या जो 110 होगा उसका आंसर होगा बी, 345 जो सेक्शन है वो उसमें प्रावधान है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई अगर त्रुटि होगी तो कमेंट कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है दोस्तों। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, सारा क्लैरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय है, व्यस्तता रहता है दोस्तों, ऑफिस टाइमिंग भी है और आपका वीडियो का भी काम चलते रहता है, बिल्कुल अपडेटेड।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।